डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक प्रलेखों के बारे में, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में, यानी ये भी द्वितीयक स्रोत ही है। इसमें जो अपन ने कल पहले वीडियो में जाना वो था व्यक्तिगत प्रलेख, और ये है सार्वजनिक प्रलेख। सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं, और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता हो तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं और अधिक विश्वसनीय भी होते हैं। ये प्राय व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है प्रकाशित प्रलेख और दूसरा है अप्रकाशित प्रलेख। तो सबसे पहले अपन जानते हैं प्रकाशित प्रलेख के बारे में। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों का अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सार्वजनिक प्रलेखों की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है शोध संस्थान के प्रतिवेदन। ये क्या है? शोध संस्थान के प्रतिवेदन विभिन्न शोध संस्थान अपने शोध कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर प्रतिवेदन प्रकाशित कराते हैं। यह सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रमाणित होती है। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान, समाज विज्ञान शोध परिषद एवं राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक शोध परिषद ने, यानी ये इतनी सारी जो भी संस्थान परिषद है, इन्होंने अपने प्रतिवेदनों का समय समय पर प्रकाशन करा के महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध कराई है। दूसरा जो प्रकाशित प्रलेख है वो है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न कर शोध निबंध प्रकाशित कराते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत है। तीसरा जो है वो है समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन। अनेक सरकारी व गैर सरकारी समितियों तथा आयोगों द्वारा समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कराए जाते हैं। इन समितियों व आयोगों द्वारा कई प्रकार के तथ्य संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, अपराध संबंधी आंकड़े, निर्धनता व बेकारी संबंधी आंकड़े, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। मद्य निषेध जांच समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, योजना आयोग आदि के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारत में जनगणना प्रतिवेदन द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत है। इनका अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों में काफ़ी उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर IP देसाई द्वारा भारतीय संयुक्त परिवार संबंधी अध्ययन जनगणना प्रतिवेदन पर ही आधारित है। अगला जो इसमें है व्यावसायिक संस्थानों एवं परिषदों के प्रकाशन। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि के प्रकाशन तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहा जाता है यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष आदि के द्वारा समय समय पर प्रकाशित सामग्री तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत है। अब इसमें जो लास्ट में आता है वो है पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न शोध पत्र समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक शोध पत्रिकाएं भी निकलती रहती है। इनके अलावा दिन प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। उनमें कई लेख व संपादकीय भी छपते रहते हैं। रेडियो व दूरदर्शन भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि जनसंचार के इन साधनों से महत्वपूर्ण तथ्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु शोध कार्य हेतु इनका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता का पता लगा लिया जाना चाहिए। अब आते हैं अप्रकाशित प्रलेख, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालयों आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती है, परंतु उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेजों के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, प्रकाशित नहीं कराया जाता। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। यद्यपि इनका उपयोग करने के लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत द्वितीयक सामग्री के निम्नलिखित स्रोत आते हैं। सबसे पहले है इसमें अभिलेख। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करके रखे जाते हैं। यह संपूर्ण सामग्री, जिसको क्या कहेंगे अभिलेख, विभिन्न समितियों, संगठनों, आयोगों के प्रतिवेदनों व समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की कार्रवाइयों के रूप में होती है। यद्यपि यह सामग्री गोपनीय होती है, परंतु साथ ही काफ़ी विश्वसनीय भी होती है। दूसरा जो इसका है वो है अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ता शोध कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तो तैयार कर लेते हैं, शोध निबंध तो लिख लेते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश अप्रकाशित ही रह जाते हैं। ये भी सूचना प्राप्ति एवं सामग्री के सत्यापन के प्रमुख स्रोत है। इसका जो तीसरा है वो है पांडुलिपियाँ। कुछ महापुरुष, समाज सुधारक, नेता एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति विभिन्न विषयों का गहन एवं तथ्य संकलन करके पांडुलिपि तैयार करते हैं। वे किन्हीं कारणों से इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाते। इनमें काफ़ी उपयोगी सामग्री होती है। शोध हेतु इन पांडुलिपियों को प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। कई बार इन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रख दिया जाता है, जहां इनका लाभ भी उठाया जा सकता है। इसका जो लास्ट है वो है अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोक गाथाएं। ये सभी द्वितीयक तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मानव शास्त्रियों के द्वारा अनेक अध्ययनों में इनका काफ़ी उपयोग किया गया है। अब जो इसी में ही कुछ और जो जानकारी रहेगी वो है प्रलेखीय सामग्री के उपयोग संबंधी समस्याएं।
तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत चाहे व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में हो या सार्वजनिक प्रलेख के रूप में हो, चाहे वे प्रकाशित हो अथवा अप्रकाशित हो, परंतु सामाजिक शोध की दृष्टि से उनकी काफ़ी उपयोगिता होती है। कोई भी शोधकर्ता जब तक उसके अध्ययन विषय से संबंधित द्वितीयक सामग्री का पूरी तरह अध्ययन नहीं कर लेता, तब तक उसे अध्ययन हेतु आवश्यक आधार नहीं मिल पाता है। वह आवश्यक प्रश्नों एवं प्राकल्पनाओं की रचना नहीं कर पाता है। पूर्व में किए गए अध्ययनों, इनको क्या कहेंगे, शोध भी कहते हैं, को दोहराने की भूल से बच नहीं सकता। अतः शोधकर्ता के लिए उपलब्ध द्वितीयक सामग्री का पूरा उपयोग करना नितांत आवश्यक है। श्रीमती पी.वी. यंग ने विश्वसनीय प्रलेखीय सामग्री के उपयोग के लाभ इस प्रकार बताए हैं कि इससे सबसे पहला लाभ है कि इससे शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है एवं सही प्रश्नों को पूछने में मदद मिलती है। दूसरा जो लाभ है वो है इससे अध्ययन की विधियों का चयन करने में मदद मिलती है। तीसरा जो लाभ है वो है इससे प्राकल्पना के निर्माण एवं परीक्षण में मदद मिलती है। चौथा जो इसका लाभ है वो है इससे शोध कार्य में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने में मदद मिलती है। यहाँ हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि द्वितीयक सामग्री प्राथमिक सामग्री का स्थान तो नहीं ले सकती, परंतु प्राथमिक सामग्री के पूरक के रूप में अवश्य काम कर सकती है। यह प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्यों के सत्यापन में योगदान दे सकती है। तो ये हो गया था प्रलेखीय सामग्री के उपयोग संबंधी समस्याएं। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें और बची हैं, फिर ये अपना बिंदु पूरा होता है। इसमें यह है कि द्वितीयक सामग्री की सीमाओं का उल्लेख व्यक्तिगत प्रलेख तथा सार्वजनिक प्रलेख नामक शीर्षकों के अंतर्गत अपन पूर्व में कर चुके हैं, तो अब उसको यहाँ दोहराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री को आधार सामग्री नहीं मानकर पूरक सामग्री ही माना जाना चाहिए, जिसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आधार सामग्री तो प्रमुखतः प्राथमिक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। धन्यवाद।